अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। ले आए हम आपके लिए एक और अच्छा सा छोटा सा नॉवेल, रस्म अस नबील अजीज। रस्म, तलाक। कितनी ही देर उसके दिमाग में इस एक लफ्ज़ की बाज़गश्त होती रही थी और कितनी ही देर से वो कुछ कह नहीं सका था। उसके लब ही खामोश नहीं हुए थे, वो तो जैसे सर से पांव तक खामोश हो गया था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि दूसरी तरफ से तलाक का मुतालबा भी हो सकता है। क्यों बरखुरदार खामोश क्यों हो गए? सैयद सिराज हुसैन की बारोब आवाज़ पर वो एकदम चौंक कर इस संगीन लफ्ज़ के हिसार से बाहर आया था और महज चंद सेकंड्स में ही अपने तमाम तासुरात पर काबू पाते हुए उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ था। ये फैसला आपका है या फिर मेरी ज़ौजा मोहतरमा का? उसका लहजा दोबारा से पुरसुकून और हमवार हो चुका था। फैसला चाहे किसी का भी हो, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वो भी काफ़ी तहम्मुल से बोले थे। क्यों नहीं होना चाहिए मुर्शिद साईं? ये मेरी जिंदगी का मामला है। उसने लफ्ज़ मेरी जिंदगी पे काफ़ी जोर देकर कहा था। ये तुम्हारी जिंदगी कहीं नहीं बरखुरदार, हमारी इज्जत, गैरत और रस्म व रिवाज का मामला भी है, जो बकौल तुम्हारे कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। मगर तुम ये नहीं जानते कि हमारे लिए हमारी इज्जत, गैरत और रस्म व रिवाज मौत और ज़िंदगी की सी अहमियत रखते हैं और उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एक पल के लिए सैयद सिराज हुसैन की रंगत गुस्से की आंच से सुर्ख पड़ गई थी। मुर्शिद साईं, आपको शायद मेरी बात सुनने में गलत फहमी हुई है। मैं आपकी इज्जत और गैरत को गैर अहम कहने का सोच भी नहीं सकता। अलबत्ता आपके रस्म व रिवाज के खिलाफ मैं कल भी था और आज भी हूँ। आप न जाने कब से इस बेजा रस्म पर अमल करते हुए कितनी जिंदगियां तबाह कर चुके हैं और कितने दिलों को बर्बाद किया है आप लोगों ने। लेकिन एक बात याद रखें मुर्शिद साईं, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने दिल से वाबस्ता एक दिल को उम्र भर की तन्हाई और खामोशियां नहीं सौंपने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो काफी मजबूत और संजीदा लहजे में कहता अपनी जगह से खड़ा हो गया था। देखो लड़के, आज से कुछ अर्सा पहले एक फैसला तुमने किया था और अपनी बात मनवाई थी, लेकिन हम चुप रहे थे। आज एक फैसला हम कर रहे हैं और अपनी बात मनवाएंगे, लेकिन तुम चुप रहोगे। वो इंतहाई दो टोका गुस्सीले अंदाज में बोले थे, लेकिन किसी से मरूब होने वाला और अपने मुकाम से पीछे हटने वाला वो भी नहीं था। वो अगर सैयद फरीद हुसैन के बेटे थे तो वो भी सुल्तान गर्देजी का इकलौता लाडला पोता था, अपनी वसी जागीर का तन्हा वारिस। मैं हक पे था और मैंने एक जायज़ फैसला किया था, जबकि आप सरासर जुल्म कर रहे हैं। वो उनकी हर बात, हर फैसले से इनकारी था। अगर मजलूम खुद कह दे कि मुझ पर कोई जुल्म नहीं हुआ तो फिर? सैयद सिराज हुसैन फखरी अंदाज में सकून से बोले थे, लेकिन वो एकदम बुरी तरह से चौंक गया था। एक पल में उसकी सोच कहाँ से कहाँ चली गई थी, मगर फिर फौरन ही अपने आप को संभाल लिया था। कहना क्या चाहते हैं आप? उसने बगौर उनका चेहरा जांचा, जो तुम बखूबी समझ चुके हो। वो अभी भी पुरसुकून थे। लेकिन मैं तलाक फिर भी नहीं दूंगा, उससे सख्ती से कहते हुए नफी में गर्दन हिलाई थी। देखो, शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने उस वक्त भी यकतरफा फैसला किया था और आज भी तुम यकतरफा फैसले पर अड़े हुए हो। वो तुम्हारे फैसले में न कल शामिल थी और न आज होगी। तुम्हारी ज़बरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने उसकी हिम्मत तोड़ने की एक भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा था। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, फिर आपने जो कहा मैं वही करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, एक मर्द का वादा। उसने काफ़ी सलीके से उनको अपनी बात पिलाना चाहा था। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने गुस्से से कहा। जी, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी बीवी से मिलने की इजाज़त उसके चचा हुजूर से मांग रहा हूँ। उसने बड़े एहतराम से तंज का तीर छोड़ा था। और अगर हम इस चीज़ की इजाज़त ना दें तो? वो सोफे पर टांग पे टांग चढ़ाए बैठे थे, अंदाज में सख्ती थी। तो फिर दोबारा कभी तलाक के लफ्ज़ को सोचिएगा भी मत। वो उनके लिए हद से ज़्यादा टेढ़ा साबित हो रहा था। बरखुरदार, हम चाहते हैं कि ये मामला घर का है तो घर में ही निपट जाए, न तुम्हारी इज्जत बिगड़े और न हमारा नाम उछाला जाए, वरना कोर्ट कचहरी तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। ठीक है मुर्शिद साईं, अगर आप कोर्ट कचहरी तक जाने का शौक भी पूरा करना चाहते हैं तो यही कर लेते हैं। अब मैं आपकी तरफ से अदालती कार्रवाई का मुंतज़िर रहूंगा और देखूंगा कि अदालत और शरीयत का मुजरिम कौन है। वो उनके मुंह से अदालत का जिक्र सुनकर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो कभी भी अदालत का रुख नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहूँगा कि मैं एक बार रूबरू उससे मिलना चाहता हूँ, फिर चाहे तो तलाक हो जाए और चाहे तो। वो अपना जुमला अधूरा छोड़ते हुए उनके सामने आ खड़ा हुआ था, जबकि सैयद सिराज हुसैन शदीद कशमकश का शिकार नजर आ रहे थे।
جیسے فیصلہ اور اس کا انجام سوچ رہے ہوں۔ دیکھیے مرشد صاحب، میں ایک مرد بچہ ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے عزت دار اور غیرت مند بھی ہوں۔ اپنا وعدہ اپنی زبان نبھانا جانتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، یک طرفہ فیصلہ اور کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ انہوں نے اسے بھرپور یقین دہانی کروائی تھی اور وہ کچھ سوچتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے تھے، جیسے کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، کل تم حویلی آ جانا، وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، بلکہ تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر آ گئے تھے، جہاں ان کے سیکیورٹی گارڈز الرٹ کھڑے تھے، جبکہ وہ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ گمسم کھڑا تھا۔ اس کی سوچ کہیں اور تھی، کیونکہ اس سارے قصے میں ایک ایسا نقطہ بھی تھا جو فراموش نہیں ہو سکتا تھا، مگر اسی نقطے پر نہ انہوں نے بات کی تھی اور نہ ہی اس نے خود ذکر کیا تھا۔ حالانکہ سب سے اہم پوائنٹ وہی تھا اور اسی پہ بات نہیں ہوئی تھی۔ شہر بانو، سنا ہے تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ سید سراج حسین کی بڑی بیٹی زہرا نے کافی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ نے سنا ہے تو ٹھیک ہی سنا ہوگا۔ شہر بانو ابھی وضو کر کے آئی تھی اور نماز پڑھنے کے لیے سر پر دوپٹہ لپیٹ رہی تھی جب اس کی چچا زاد بہن اپنے چہرے پر ڈھیروں تجسس سجائے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ لیکن شہر بانو نے کچھ خاص رسپانس نہیں دیا تھا، بس نارمل سے انداز میں جواب دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ لیکن زہرا واپس جانے کے بجائے وہیں بیٹھ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے شہر بانو کی شادی کا سن کر بہت تجسس اور دلچسپی ہو رہی تھی کہ آخر شہر بانو کا کیا بنے گا، وہ کیا کرے گی، کیسے رہے گی عمر بھر اس طرح، کیونکہ اس رسم کو نبھانا تارک الدنیا ہو جانے کے برابر تھا۔ ہر دنیاوی چیز کو چھوڑ دینا اتنا آسان کم نہیں تھا۔ جیسے پھپھو فاطمہ زندگی بسر کر رہی تھی، اسی طرح اب شہر بانو کو بھی زندگی گزارنا تھی۔ کیا بات ہے زہرا آپی، آپ اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ زہرا کی سوچ کا تسلسل شہر بانو کی آواز سے ٹوٹا تھا، جو نماز پڑھ کر آ چکی تھی۔ کچھ نہیں شہر بانو، میں سوچ رہی تھی کہ تم کس طرح سب کو چھوڑ دو گی، دن رات عبادت میں کیسے گزارو گی؟ زندگی تو پورے گھر میں گزارنے کے لیے ہوتی ہے، گھر کے کونے میں نہیں۔ زہرا بیچاری سچ ہی تو کہہ رہی تھی، مگر اس رسم کو زندہ جاوید رکھنے والوں کو بھلا کون سمجھاتا؟ اگر پھپھی فاطمہ اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے سب کر رہی ہیں تو میں بھی کر لوں گی۔ وہ بھی تو میری جیسی اور میری ہم عمر تھیں جب انہوں نے یہ شادی کی تھی، وہ بے حد نرمی سے بولی تھی، جبکہ زہرا نے ناگواری سے دیکھا۔ میں ہوتی تمہاری جگہ تو میں ایسا ہرگز نہ کرتی، یہ بھی بھلا کوئی رسم ہے؟ زہرا اپنے بڑوں کے خلاف تھی اور مزاج میں بھی خاصی تیز ترار تھی، لیکن شہر بانو سب لڑکیوں میں سے خاصی خاموش طبع، ڈھیلی ڈھالی سی نم فطرت کی لڑکی تھی۔ کسی سے لڑنا جھگڑنا یا اپنے حق میں بولنا اسے ہرگز نہیں آتا تھا۔ وہ کسی بھی ناانصافی اور زیادتی پر بول ہی نہیں سکتی تھی، بڑوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی نظر میں جیسا ہے جو بھی ہے بس اچھا ہے، وہ کبھی کسی چیز پر اعتراض نہیں کرتی تھی۔ کچھ لوگ اس کی فطرت کو اس کی ادا سمجھتے تھے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کی خوبصورتی ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ جو بھی کہتی جو بھی کرتی وہ اس کی ادا بن جاتا تھا۔ شہر بانو انکار کر دو اس قسم کی شادی سے، صرف کلمے ہی تو پڑھنے ہیں اور پھر عمر بھر کے لیے ایک کوٹری میں بیٹھ جانا ہے۔ نہیں زہرا آپی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن یار میں ہوتی تو ضرور سوچ سکتی تھی۔ مجھ میں اور آپ میں فرق بھی تو بہت ہے۔ میں سید معراج حسین کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ شہر بانو، جس کے ماتھے پر صدقے کی لکیر ہے، اور آپ سید سراج حسین کی سب سے بڑی صاحبزادی سید زہرا بطول ہے، جس کے ماتھے پر شادی کی لکیر ہے، اور یہی لکیر ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے۔ وہ کافی سادگی سے بولی تھی۔ لیکن شہر بانو، زہرا نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ نہیں زہرا آپی، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں آپ میرے لیے اچھا سوچ رہی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو ہے کہ میں اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے لیے سوچ رہی ہوں۔ میری ایسی زندگی بھلا کس کام کی جو میرے اپنوں کے کام نہ ہے؟ میں تو خوش قسمت ہوں جسے انہوں نے صدقہ بننے کا اعزاز دیا ہے۔ شہر بانو نے نئے ملائم لہجے میں کہتے زہرا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سمجھنے والی نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے اس کی مدد کے لیے مریم کو بھیج دیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دونوں کزنز بڑے سنجیدہ موڈ میں لگ رہی ہو۔ مریم نے مسکراتے ہوئے آ کر شہر بانو کو کونی ماری تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے بات کو ٹال دیا تھا۔ وہ ہر ایک کے سامنے اس شادی کے ذکر کو چھیڑ کر ان کے سوالوں کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی، بلکہ وہ تو ہر ممکنہ طور پر اس ذکر سے بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ لگتا ہے اس حویلی میں اللہ نے ایک یہی سعادت مند روح بھیجی ہے جو سب چاہتے ہیں وہی کرتی ہے۔ زہرا نے شہر بانو کو دیکھ کر طنزیہ کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہر بانو چپ کھڑی تھی۔ پاگل، وہ سر جھٹک کر چلی گئی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ بڑی اماں کا پیغام رساں آ گیا۔ صاحب جی، بڑی اماں نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔
मुलाजमा ने मुअद्दब से लहजे में पैगाम दिया था, लेकिन उसे पैगाम से काफ़ी हैरानी हुई थी। भला इस वक्त आधी रात को ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आन पड़ा था कि उन्होंने उससे अपने कमरे में फौरी तलब किया था। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। उसने अपनी हैरत कंट्रोल करते हुए मुलाजमा को जाने का इशारा किया था और फिर जाए नमाज समेट कर बेड से अपनी गर्म चादर उठाकर कंधों पर डालते हुए खुद भी बाहर निकल आया था। बाहर पूरी हवेली में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राहदारी और हॉल कमरे के तमाम फानूस बुझे हुए थे। अलबत्ता नाइट बल्ब हर दीवार पर रोशन थे, जिनकी मध्यम रोशनी में वो मजबूत कदम उठाता सीढ़ियां उतर आया था। बड़ी अम्मा के कमरे के अधखुले दरवाजे से ट्यूबलाइट की रोशनी एक लकीर की सूरत बाहर आ रही थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने दस्तक देकर इजाजत चाहिए थी। आ जाओ मेरे बच्चे। अपनी दादी से इजाजत कैसी? बड़ी अम्मा अपनी जहाजी साइज बेड पर गाँव तकिए से लगाए तस्बीह हाथ में पकड़े नीम दराज थी। उसकी आवाज़ सुनकर अपनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा, आप ठीक तो हैं ना? उन्होंने अंदर दाखिल होते ही तशवीश का इजहार किया था। हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ बैठो मेरे पास। उन्होंने कंबल हटाकर उसके बैठने के लिए जगह बनाई थी। वो सादतमंदी से उनके करीब ही बैठ गया था, मगर चौंका वो उस वक्त जब उसकी नज़र दाईं दीवार से लगे सोफे की सिमत उठी, जहाँ इस वक्त उसके अब्बा साईं और अम्मा साईं विराजमान थे और काफ़ी मुतफक्किर नजर आ रहे थे। खैरियत तो है बड़ी अम्मा? आप लोग इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? कोई परेशानी है क्या? उसने गर्दन मोड़कर बड़ी अम्मा को देखा। हाँ पुत्र, सब खैर है, तुम परेशान ना हो। ये बताओ क्या कर रहे थे? कहीं नींद से तो नहीं जगा दिया रजिया ने? बड़ी अम्मा ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए पूछा था। नहीं, मैं अभी नमाज पढ़ रहा था। इस वक्त नमाज? बाजमात क्यों नहीं पड़ी? बड़ी अम्मा ने इस्तफसार किया। शहर से वापस गांव आते हुए 10 बज गए थे। रास्ते में पता ही नहीं चला, इसलिए मस्जिद नहीं जा सका। उससे वजाहत दी तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। खाना खा लिया तुमने? पता नहीं क्यों वो उससे छोटे छोटे सवाल कर रही थी, जैसे कुछ कहने से पहले तमहीद बांध रही हूँ। जी, नमाज पढ़ने से पहले खाना ही खाया था। अब उसे अंदर ही अंदर उलझन सी होने लगी थी कि क्या मसला है जो वो लोग रात के इस पहर हल करने के लिए बैठे हुए हैं। उसने एक नज़र अपने वालिदैन की सिमत देखा, जो खुद किसी कश्मकश का शिकार लग रहे थे। लगता है तुम कुछ थके हुए हो। बड़ी अम्मा ने अपने बहू और बेटे को देखते हुए पोते से तकरीबन चौथा सवाल किया था। वो खुद कुछ उलझी हुई लग रही थी, जैसे कुछ कहने और ना कहने की कश्मकश में डोल रही हूँ। नहीं बड़ी अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। थकन भला कैसी? आप बताएं, आपने शायद मुझे किसी काम से बुलाया था। बिलाखिर उसने खुद ही पूछ लिया, क्योंकि वो तो टाल मटोल ही करती नजर आ रही थी, जैसे उसे बुलाकर कुछ बताने का इरादा बदल गया हो। हाँ पुत्र, बहुत दिनों से मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, मगर कभी तुम देर से घर आते थे और कभी शहर में ही रुक जाते थे, इसलिए सोचा आज बात कर ही लूं। बड़ी अम्मा बात करते करते एक बार फिर वक्फा लेने के लिए रुक गईं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका लाडला चहीता पोता जितना सादतमंद, समझदार और अच्छा है, उतना ही जिद्दी और बाउसूल भी है। गलत बात तो बर्दाश्त ही नहीं होती थी और न ही किसी की हक तलफी होते देख सकता था, चाहे वो हक तलफी उसके अपने घर में उसके मुलाजमों के साथ हो रही होती थी। वो उनके हक में भी बोल उठता था। जी कहिए बड़ी अम्मा, मैं सुन रहा हूँ। वो उनके सामने सर झुकाए बैठा था। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले एक मन्नत मानी थी और अब उस मन्नत को पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन ये मन्नत तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक तुम मेरा साथ ना दो। इसलिए मैं चाह रही थी कि पहले तुमको बता दूं और तुमसे पूछ लूं। उन्होंने कुछ मतज़ब्ज़िब से अंदाज में कहा था और वो अपनी सी बात पर हैरान हुआ था। अरे बड़ी अम्मा, आपकी मन्नत में भला मैं क्या कहूँगा, आप पूरी करें अपनी मन्नत। वो बहुत रिलैक्स अंदाज में बोला था। नहीं बेटा, मेरी मन्नत मैं पूरी नहीं कर सकती, मेरी मन्नत तो तुमने पूरी करनी है। वो आहिस्तगी से बोल रही थी और उनके चेहरे पर छाई परेशानी और आजिज़ी ने उसे ठिठका दिया था। अब उसे एहसास हुआ कि कोई गंभीर मसला है और ये लोग मुझसे कह नहीं पा रहे। अब्बा साईं, आप बताएं क्या मसला है, कैसी मन्नत पूरी करवानी है बड़ी अम्मा ने? उसने अपने वालिद मोहतरम ज़ुमान गर्देजी को इस्तेफ़ामी नज़रों से देखते हुए पूछा था और ज़ुमान गर्देजी अपनी वालिदा मोहतरमा को देखते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। हारून बेटा, मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बताता हूँ, लेकिन तुम्हारा काम है उसे गौर से सुनना और गहराई से समझना, क्योंकि अगर तुम गहराई में जाकर नहीं सोचोगे तो फिर तुम अपनी दादी, अपनी माँ और अपने ख़ानदान के एहसास नहीं समझ सकोगे जो तुम्हारे पैदा होने से पहले थे। उन्होंने कमरे में टहलते हुए बात शुरू करने से पहले ज़रा सी तमहीद बांधी। जी मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, आप बात शुरू करें। उसने उन्हें तसल्ली दिलाई। तुम्हारे दादा जान सुल्तान गर्देजी के सिर्फ 2 बेटे और 1 बेटी थी।
रहमान गर्देजी, जुमान गर्देजी और राबिया गर्देजी। तुम्हारे दादा जान सुल्तान गर्देजी की जागीरदारी और सियासत के मैदान में अपनी एक साख थी। उनका अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी अच्छा खासा दबदबा और एक नाम था। वो बहुत बाउसूल इंसाफ पसंद और नर्म दिल इंसान थे। अपनी जिंदगी और जागीरदारी से बहुत खुश और मुतमईन थे। उन्होंने जद्दी पुश्ती हुक्मरानी की बिना पर कभी कोई महरूमी या कमी नहीं देखी थी। यही चीज़ उनको मुतमईन रखती थी। लेकिन उनका ये इत्मीनान और खुशी उस वक्त रुखसत हो गए थे जब उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादियां की थी। लेकिन शादियों के 7 साल बाद भी उन्हें अपनी हवेली में किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। दोनों बेटे औलाद के लिए तरस रहे थे। रहमान गर्देजी के यहाँ तो 7 साल से कोई बच्चा हुआ ही नहीं था, जबकि जुमान गर्देजी के यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन वो 4-5 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाए थे। और बच्चों की पैदाइश के 4-5 दिन बाद का ये सदमा पूरी हवेली को तोड़ के रख देता था। सुल्तान गर्देजी और बड़ी अम्मा के दिलों में पोते पोती की ख्वाहिश किसी रोग की तरह चिमटी हुई थी, जो उनको अंदर ही अंदर तरसा रहा था। लाशऊरी तौर पर हवेली के हर फर्द को बच्चे की ख्वाहिश ने घेर रखा था। रहमान गर्देजी और उनकी बीवी भी बच्चे की आवाज़ को तरस रहे थे। सुल्तान गर्देजी और बड़ी अम्मा को भी एक वारिस की शदीद ख्वाहिश थी, अरमान था। और जुमान गर्देजी भी अपने होने वाले बच्चों के लिए ज़िंदगी की दुआ मांगते थे। और ये दुआओं का ही असर था कि अल्लाह ने एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखा दी और सभी अपनी अपनी जगह मन्नतें और मुरादें मानने लगे थे कि अल्लाह हमारे होने वाले बच्चे को ज़िंदगी दे और हमारी दुआएं कबूल फरमाए। सुल्तान गर्देजी ने अपनी छोटी बहू की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही सदका और खैरात देना शुरू कर दिया था। कई पीरों फ़कीरों के पास गए, कई देगें चढ़ाई थीं और कितने ही नवाफिल पर डाले थे। इसी तरह बड़ी अम्मा भी कभी किसी मलंग से दुआ करवाने चली जाती, कभी किसी मज़ार पे धागे से गिरह बांध आती। और यही सब करते करते एक रोज़ वह अपने मुर्शिद साईं पीर फरीद हुसैन के पास जा पहुंची, जो अपने बाप दादा के सजादा नशीन थे और मज़ार के साथ बने हुजरे में तशरीफ़ फरमा होते थे, जहां वो अपने मुरीदों के दुख, परेशानियों और मसले मसाइल सुनते थे और उनका हल बताते थे, उनके लिए दुआ करते थे और ज़रूरत पड़ने पर तावीज़ वगैरह भी लिख देते थे। बड़ी अम्मा इतने लोगों के रश में अपनी बारी का इंतज़ार करती रहीं और जब बारी आई तब शाम हो चुकी थी। बड़ी अम्मा ने कुछ कहने के लिए, अपनी मुश्किल, अपना दुख बताने के लिए लब खोले ही थे कि उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया था। बीबी, तुम्हें एक वारिस चाहिए जो तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ा सके और तुम्हारे ख़ानदान का नाम सलामत रख सके। उन्होंने बड़ी अम्मा के दिल की बात कह डाली थी और बड़ी अम्मा का अकीदा पल में पुख्ता हो गया था। वो उनके सामने शिद्दत से रो पड़ी थी। मुर्शिद साईं, मेरी झोली भर दो, मेरी मुराद अल्लाह से पूरी करा दो। मैं आपकी नौकर, आपकी ग़ुलाम बन जाऊंगी। आप जो कहेंगे वही करूंगी, आप जो कहोगे वही चढ़ावा दूंगी। पीर फरीद हुसैन की नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो मुस्कुराए थे। उनके पुरशफ़क़त नूरानी चेहरे पे अजीब सा तासुर था, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी कभी चढ़ावा देना और मन्नतें मुरादें पूरी करना कितना मुश्किल हो जाता है। नेक बीबी, सोच लो एक बार। उन्होंने बड़ी अम्मा को सोचने की मोहलत दी, मगर वो मोहलत लेने पर राजी नहीं थी। आप जो भी कह देंगे मेरे लिए वो पत्थर पर लकीर होगा, आपसे मुनकिर नहीं हो सकती। बड़ी अम्मा ने फैसला कर लिया था। नेक बीबी, हमारे ख़ानदान में सदियों से ये रस्म चली आ रही है कि हर नस्ल में सबसे बड़ा बेटा सजादा नशीन होता है और उस सजादे नशीन की बेटी को सदका किया जाता है, उसके बाप और भाइयों का सदका। यानी उसका निकाह करके एक दिन के लिए दुल्हन बनाकर रुखसत किया जाता है और फिर शादी के दूसरे रोज़ ही उसे वापस घर ले आते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। फिर वो बेटी तमाम उम्र इबादत में गुजार देती है, दुनियावी कामों से दूर हट जाती है और दीनवी कामों को अपना लेती है। उसके शौहर का, उसके बाप दादा और बहन भाइयों का उस पर कोई हक और इख्तियार नहीं रहता। वो बस अल्लाह की राह पे लग जाती है, क्योंकि वो सदका कर दी जाती है। हमारी लड़ी में हमारी बेटी सदका की गई थी, जो आज तक इबादत में वक्त गुजार रही है, और अब हमारे बेटों में से महराज हुसैन की बेटी सदका की जाएगी, जिसका निकाह तुम्हारे ख़ानदान में होगा, और निकाह के दूसरे रोज़ ही हमारी बेटी हमारे घर आ जाएगी। उन्होंने तफसील से बताया था। हमारे ख़ानदान में? किसके साथ मुर्शिद साईं? बड़ी अम्मा को हैरत हुई थी। तुम्हारे होने वाले पोते के साथ, और तुम ये मन्नत मान चुकी हो, तुम ये चढ़ावा ज़रूर दोगी। हमारे बड़े बेटे की साहबजादी का निकाह तुम्हारे पोते से होगा। हाँ, एक और बात बता दें कि तुम्हारा पोता कभी हमारी साहबजादी को तलाक नहीं देगा और न ही कभी उस पर अपना हक जताएगा, न शादी के दिन न बाकी सारी ज़िंदगी। अलबत्ता वो जहाँ चाहे अपनी दूसरी शादी कर सकता है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी और रुकावट नहीं होगी। बस तुम्हारा चढ़ावा यही होगा कि हमारी बेटी, हमारी इज्जत तुम्हारे पोते से मंसूब रहेगी और सारी ज़िंदगी आप लोगों से कुछ तलब नहीं किया जाएगा। वो बड़ी अम्मा को इस रस्म की हर ऊंच नीच से आगाह कर रहे थे। बड़ी अम्मा जो मुतफक्किर सी लग रही थी, उनकी बातों से कुछ पुरसकून सी हो गई थी। लेकिन मुर्शिद साईं,
ये रस्म, ये मन्नत कब पूरी करनी होगी? वो आहिस्तगी से बोली, जब हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे। अभी तो ना तुम्हारा पोता पैदा हुआ है और ना हमारे बेटे की साहबजादी, लेकिन हमारे इस रस्म में ये रिश्ता पैदा होने से पहले ही तय किया जाता है, जो आज हमने कर दिया है। बस दुआ खैर करनी है। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की और बड़ी अम्मा वापस घर आ गई। और फिर उस मन्नत के बाद तुम पैदा हुए, और तुम्हारे पैदा होने के बाद लाला साईं यानी रहमान गर्देजी के यहाँ भी 2 बेटियां पैदा हुई थी। तुम जान सकते हो कि उसके बाद बड़ी अम्मा का और फिर हमारे खानदान का मुर्शिद साईं पे कितना पक्का अकीदा हो चुका होगा, और वो मन्नत पूरी करना भी हमारे लिए लाजमुल मलजूम हो गया था। लेकिन उनके बेटे सैयद महराज हुसैन के 3 साहबजादे थे, इसलिए 8 साल तक ये रस्म डामाडोल सी रही थी। मगर जब तुम 8 साल के हुए तो उनके यहाँ साहबजादे की पैदाइश हुई और तुम्हारे लिए मानी जाने वाली मन्नत पक्की हो गई थी। लिहाजा रस्म के मुताबिक सैयद महराज हुसैन और पीर फरीद हुसैन चाहते थे कि शादी तब हो जब लड़की 20 साल की हो जाए। तो बेटा, तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम हमारी और अपनी बड़ी अम्मा की मजबूरी समझ सको, क्योंकि वो लोग चंद दिनों तक निकाह करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। जुमान गर्देजी ने तफसील से सारी बात बताने के बाद पलटकर हारून को देखा, जो उनकी तफसीली बात सुनने के बाद शजदर सा बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे उन सबसे। हारून, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं बेटा। उन्होंने दोबारा उसे मुतवज्जे किया था। बड़ी अम्मा मुतफक्किर सी बैठी तस्बीह के दाने गिरा रही थी और दुआ मांग रही थी कि उनका पोता उनकी लाज रख ले। हारून, जुमान गर्देजी ने करीब आकर उनके कंधे पर हाथ रखा था और एकदम इस शौक से बाहर आया था। आई एम सॉरी अब्बा साईं, मैं आपकी ऐसी कोई मन्नत नहीं पूरी कर सकता। मैं ये निकाह नहीं करूंगा। एक लड़की को अपनी इज्जत, अपनी गैरत बनाने के बाद उसे आज़ाद नहीं छोड़ सकता। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उसका अंदाज 2 टोक था, बेलचक और बेमुरव्वत। ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ, आप लोग उन्हें इनकार कर दें। वो इस काम के लिए किसी और को ढूंढ ले, मेरी तरफ से इनकार है। वो कहते हुए कमरे से निकल गया था। बड़ी अम्मा का बूढ़ा चेहरा परेशानी से पीला पड़ गया था। जुमान गर्देजी और उनकी बीवी भी चुप रह गए थे। सुबह होते ही वो शहर के लिए रवाना हो गया था और जुमान गर्देजी उसे दोबारा बात करने का सोचते रह गए थे। हारून से बात की आप लोगों ने? क्या कहता है वो? सुबह नाश्ते की मेज पर लाला साईं ने पहला सवाल यही किया था। हाँ की थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो बेटे की जिद को जानते थे, तभी आहिस्तगी से बोले थे। अम्मा साईं क्या कहती हैं? उन्होंने दूसरी पार्टी का पूछा। लहजा कुछ मुतबस्सम सा था। शायद उन्हें पहले ही पता था कि हारून नहीं मानेगा। वो रात से बहुत परेशान है, अपने आप को बुरा भला कह रही हैं, अपने मरने की दुआएं कर रही हैं कि वो अपने मुर्शिद साईं को क्या मुंह दिखाएंगी। जुमान गर्देजी यूं बात कर रहे थे जैसे बड़ी अम्मा के वही मुजरिम हो। हमें तो हारून के बचपन से ही अंदाजा हो गया था कि वो ये शादी नहीं करेगा। औलाद के तौर तरीके और तेवर देख कर ही उसके मिजाज का पता चल जाता है। जुमान गर्देजी, बेटा तो वो तुम्हारा है, लेकिन समझते उसे हम हैं। तुम फिक्र ना करो, वो मान जाएगा, हम उसे समझाएंगे। उन्होंने इत्मीनान से चाय का कप उठाते हुए तसल्ली दी थी। मुझे बस अम्मा साईं की तरफ से फिक्र हो रही थी कि वो क्या सोच रही होंगी। ये मन्नत भी तो उन्होंने हमारे लिए ही मानी थी ना। अरे ठीक है, बस तुम परेशान ना हो। अम्मा साईं को भी तसल्ली दो और मुर्शिद साईं से कह दो हम इस शादी के लिए तैयार हैं, और वो दिन बता दें ताकि हम दुल्हन के लिए कुछ सामान खरीद लें। मगर लाला साईं, बस जुमान गर्देजी, हमने जो कह दिया है हारून को हम संभाल लेंगे। तो वो कंधा थपक कर वहां से चले गए थे। उन्होंने अपने मज़ारों के साथ आज ज़मीनों पर जाना था जहां चावल की फसल बोने का काम हो रहा था। जुमान गर्देजी लाला साईं को देखते रह गए थे, और ये सच था कि दोनों ताया भतीजे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों के ख्यालात मिलते थे और दोनों की गपशप हमेशा दोस्तों की तरह होती थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? रहमान गर्देजी ने उसके ऑफिस रूम के दरवाजे पर दस्तक देकर इजाजत तलब की थी, और हारून गर्देजी इस वक्त एक बहुत अहम फाइल पर काफी मसरूफ अंदाज में काम कर रहा था। उनकी आवाज सुनकर एकदम एहतराम से उठ खड़ा हुआ था। चचा साईं अंदर आए, आप वहां क्यों खड़े हैं? प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। वो अपनी फाइल छोड़कर सीट से उठ आया था और करीब आकर रहमान गर्देजी को आगे बढ़ने को कहा था। रिश्ते और उम्र के लिहाज से वो उसके ताया अब्बा थे, लेकिन वो हमेशा से उनको चचा साईं कहकर बुलाता था। बैठिए चचा साईं, आज मुझसे मिलने का ख्याल कैसे आ गया? वो सोफे की सिमत इशारा करते हुए काफी दिलचस्पी से पूछ रहा था। हारून गर्देजी, ना तुम मासूम बच्चे हो और ना हम। 1 माह से घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मगर तुम रोज आज और कल पर टाले जा रहे थे। हमने तो आखिर आना ही था, क्योंकि तुमसे काम हमें था, तुम्हें तो नहीं। वो हारून पर चोट करते हुए बोले थे। वो सचमुच शर्मिंदा होकर रह गया था। आई एम सॉरी चचा साईं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। दरअसल यहाँ काम ही कुछ इतना ज्यादा था कि गाँव जाने का टाइम ही नहीं मिला। इंशाल्लाह 4-5 रोज तक चक्कर लगाऊंगा।
उससे वजाहत पेश की थी। अब तुम्हें चक्कर लगाने की क्या जरूरत है, अब हम जो यहाँ आ गए हैं। वो दिलचस्पी से बोले थे। ये भी ठीक कह रहे हैं आप। और सुनाएं, बड़ी अम्मा और बाकी सब कैसे हैं? राबिया फुप्पो से मुलाकात हुई आपकी? उससे सबकी खैरियत पूछी थी। हालांकि रोज हवेली फोन करके गांव की खैर खबर लेता रहता था। सबसे मुलाकात हो जाएगी, पहले तुमसे तो हो जाए। और बड़ी अम्मा का तो तुम्हें पता है, उन्हें आजकल क्या रोग लगा हुआ है। रहमान गर्देजी की ये बहुत अच्छी आदत थी कि वो बड़ी से बड़ी बात भी बहुत रिलैक्स अंदाज में कह जाते थे और बहुत ही नरमी से बात मनवा भी लेते थे। और उन्हें अपना ये इकलौता भतीजा अपने बेटे की तरह अजीज था। वो उसे एक बाप की तरह ही चाहते थे। हारून बड़ी अम्मा के मुतालिक सुनकर चुप सा हो गया था, क्योंकि वो उनके लिए कुछ कर नहीं सकता था। उनकी मन्नत बहुत कड़ी मन्नत थी। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं चाचा साईं। कुछ तो सोचा है तुमने? हाँ, मगर जो मैंने सोचा है मैं वो बयान नहीं कर सकता। उसने इतराफ किया था। तुम पीर फरीद हुसैन की इस रस्म के तारीख पहलू पर गौर कर रहे हो, उसे रोशन करने का सोच रहे हो, तो बयान क्यों नहीं कर सकते? रहमान गर्देजी की बात पर हारून के यकदम करंट खाकर उनकी तरफ देखा था। उनका चेहरा वही कुछ बयान कर रहा था जो हारून दिल में सोच रहा था। चाचा साईं, आप भी वही सोचते हैं जो मैं? वो बेयकीन सा होने लगा था। तुम बाकी सब छोड़ो, ये बताओ कि अपनी बड़ी अम्मा की मन्नत पूरी करोगे या नहीं? हम आज इसीलिए आए हैं, आज तुम्हें फैसला करना होगा। वो अपने तासुरात गायब करते हुए गोया हुए थे। हारून ने 5 मिनट सोचा, हर पहलू पर एक बार फिर गौर किया और फिर रजामंदी दे दी थी। ठीक है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, और जो मैं कहूँगा वो आपको भी करना होगा। उसने हामी भर ली और रहमान गर्देजी मुस्कुरा दिए थे। आज शहरबानों की मेहंदी और तेल की रस्म थी। वो लोग ये एक दिन की शादी भी तमाम रस्मों और पूरे एहतमाम के साथ करते थे। अपने तौर पर वो बेटी का हर हक अदा करते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुर्बानी के जानवर का हक अदा किया जाता था। और फिर कुर्बानी के दिन धूमधाम से उसे ज़िबह करके कुर्बान कर दिया जाता था। और आज इस कुर्बानी के लिए शहरबानों को तैयार किया जा रहा था। बस फ़र्क यह था कि वो जानवरों की कुर्बानी होती थी, वो भी अल्लाह की राह में और अल्लाह की रज़ा पर होती थी, जबकि ये इंसानों की कुर्बानी थी, और वो भी सिर्फ बेटियों की, जो बाप और भाई के लिए कुर्बान हो जाती थी। हर नस्ल में एक बेटी इस रस्म की भेंट चढ़ा दी जाती थी। और अब बारी शहरबानों की थी, जो 3 भाइयों से छोटी और इकलौती बहन थी। लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे इस रस्म से नहीं बचा सकती थी, क्योंकि सदियों और कई नस्लों से चले आने वाली ये रस्म तो आखिर निभाना ही थी। हालांकि उनका अपनी नाजुक फूलों सी बेटी के लिए बहुत दिल तड़पता था कि वो जीते जी दुनिया से कट के रह जाएगी। यही सोची और यही दुख आजकल उनको निढाल किए रखता था। वो बहुत चुपचाप सी रहती थी। ताई अम्मा, आप यहाँ बैठी हैं, चलें, आपको सब नीचे बुला रहे हैं, शहरबानों को मेहंदी लगने वाली है। मरियम ने उनके कमरे में आते ही पैगाम दिया था, लेकिन वो उसी तरह बैठी रही। ताई अम्मा, चलें ना, सबको देर हो रही है। मरियम ने मजीद कहते हुए उनका हाथ पकड़ भी लिया था, और वो गुमसुम अफसरदा सी उठकर उसके साथ आ गई। जहाँ नाजुक गुदास और गुलाबों सी शहरबानो जर्द लिबास में अपनी तमाम तर पाकीज़गी और सादगी के साथ चेहरा झुकाए बैठी थी, और सभी उसकी माँ के इंतजार में बैठे थे, क्योंकि बेटी को तेल और मेहंदी लगाने का आगाज उन्होंने ही करना था। आइए भरजाई, शहरबानों को मेहंदी लगाइए, इतना टाइम हो रहा है। उनकी देवरानी सैयद सिराज हुसैन की बीवी ने उन्हें आगे बढ़ने का कहा, लेकिन उनके दिल पर क्या गुजर रही है कोई कैसे जान सकता था। उनका बस चलता तो वो ये रस्म हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती, मगर बस चलता तब न। उन्होंने आगे बढ़कर खड़े खड़े बेटी को मेहंदी और तेल लगाया और पलटकर वापस चली गई। बाद में क्या कुछ होता रहा उन्हें कोई खबर नहीं थी। वो सर दर्द का कहकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। शहरबानो, तुम्हें कोई दुख तो नहीं अंदर से? क्या इस रस्म पे उदास हो? मोमना फुप्पो की बेटी फरवा ने काफ़ी संजीदगी से सवाल किया था। फरवा बीबी, हमारी शहरबानो तो अल्लाह की गाय है, इससे भला कोई दुख और उदासी क्यों होने लगी? वो सबकी खुशी में खुश रहती है। हाँ, दुख या उदासी तो हमें होनी थी, अगर इसके बजाय हमारा निकाह हो रहा होता, सिर्फ नाम निहाद निकाह। जहरा ने जलते हुए तंज किया था। उसे शहरबानों की चुप रहने की आदत पे काफ़ी गुस्सा आता था। वो चाहती थी कि शहरबानों अपने हक में आवाज़ उठाए, वो अनपढ़ लड़कियों की तरह इस फरसुदा रस्म की भेंट न चढ़े। मगर शहरबानो इस किस्म की गुस्ताखी या सरकशी की मुर्तकिब नहीं हो सकती थी। उससे कभी भी जहरा की गुफ्तगू को दिल पे नहीं लिया था। काश कि ये सदक़े की रस्म तुम पर आई होती, मरियम ने जहरा को छेड़ा था। कसम से यार, मैं भी यही सोचती हूँ कि काश शहरबानों की जगह मैं होती और फिर सबको बताती कि एक इंसान को सदका कैसे किया जाता है। अकल ठिकाने लगाती थी सबकी। जहरा ने बेबसी से मुट्ठी भींच कर कहा था, और उसके अंदाज पर सब हंस पड़े थे, लेकिन शहरबानो अभी भी खामोश बैठी थी।
حالانکہ اس کی بڑی پھپھو کی بیٹیاں فروا اور اقرا اس کے ہاتھوں پر مہندی لگانے اور مذاق کرنے میں مشغول تھیں، پھر بھی اس کا دھیان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا ہوا تھا۔ فروا، یہاں ہتھیلی پر شہربانوں کے شوہر کا نام بھی لکھ دو۔ زہرا نے پھر مداخلت کی تھی۔ کیا نام ہے ان کا؟ فروا نے پوچھا۔ ہارون گردیزی۔ شہربانوں نے یکدم فروا کے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی کھینچ لی تھی، مبادا وہ سچ مچ ہی اس کا نام نہ لکھ ڈالے۔ ہاتھ کیوں کھینچ لیا شہربانو؟ اسی کا نام لکھنے کا کہا ہے نا جس کے نام تم اپنی پوری زندگی لکھنے جا رہی ہو۔ پلیز آپ ہی مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ اگر ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا جا رہا تو اس کا خیال ہمارے باپ اور بڑوں کو ہونا چاہیے، ہمیں نہیں، کیونکہ جن کو بن کہے کوئی احساس نہیں ہوتا انہیں ہمارے کہنے پہ بھی کوئی احساس نہیں ہوگا۔ مجھے میرے بابا اور بھائیوں نے ہمیشہ بہت پیار دیا ہے، لاڈلا بنا کر رکھا ہے، میری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو آج اگر میں ان کے لیے قربان ہو جاؤں گی تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہوگی، بلکہ میرے لیے تو فخر ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور بابا کا صدقہ بن رہی ہوں، ان کے نام پر واری جا رہی ہوں۔ اتنی چاہتوں کے بدلے تو یہ کام کوئی معنی رکھتا ہی نہیں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور زہرا کو سمجھانا چاہا تو جو ہمیشہ سے شہربانوں کی بات نہیں سمجھتی تھی۔ اور پھر نکاح کا دن بھی آ گیا۔ شادی کا جوڑا پورے اہتمام کے ساتھ اس کی سسرال سے آیا تھا۔ بڑی اماں نے بہوؤں سے کہہ کر ہر چیز بہت شوق اور بڑے چاؤ کے ساتھ خریدی تھی، اپنی طرف سے ہر شگن پورا کیا تھا۔ رابعہ گردیزی بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شریک ہوئی تھیں۔ حویلی کی سبھی افراد اس رسم میں شریک ہونے جا رہے تھے۔ سید معراج حسین کی طرف سے بہت سے لوگ اس شادی میں شریک ہوئے تھے، اور سبھی لوگ اس شادی کی نوعیت کو جانتے تھے کہ یہ ایک رسم کے تحت ہو رہی ہے، اس لیے ماحول بھی کچھ رسمی سا تھا۔ ہارون نے بس اپنے چند ایک جاننے والوں اور 2-3 دوستوں کو ہی انوائٹ کیا ہوا تھا۔ مغرب کے بعد ان کا نکاح ہوا، پھر کھانا وغیرہ کھایا گیا اور 1-2 رسم ادا کی گئی تھیں، تب جا کر رخصتی کا وقت آیا تھا۔ باقی سب تو شہربانوں کے گلے لگ کر بہت نارمل سے انداز میں ملی تھی کہ کل صبح شہربانوں نے دوبارہ گھر جو آ جانا ہے، لیکن شہربانوں کی ماں بیٹی کو گلے لگا کر بہت شدت سے روئی تھی، کیونکہ صرف انہی کو تو احساس تھا کہ ان کی بیٹی قربان ہو گئی ہے۔ بے شک اس نے کل صحیح سلامت واپس گھر آ جانا تھا، لیکن ساتھ یہ دکھ بھی تو تھا کہ وہ پوری دنیا سے کٹ جائے گی۔ ہارون کی بڑی اماں نے آگے بڑھ کر ان کو الگ کیا اور بہوؤں کو اشارہ کیا کہ وہ شہربانوں کو گاڑی میں بٹھائیں۔ مرشد سائیں، اب اجازت دیں، بڑی اماں نے احترام سے کہا۔ البتہ ان کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی کہ انہوں نے اپنی منت پوری کر لی ہے۔ اجازت ہے بڑی اماں، ہماری امانت آپ کے حوالے ہے۔ سید معراج بھی جواباً کافی ادب سے بولے تھے، اور ان کی بات پہ ہارون نے نہ جانے کیوں نظریں پھیر کر دوسری سمت دیکھنے لگا تھا، جہاں اس وقت تمام سیدزادیاں کھڑی اپنے لاڈلی صاحبزادی کی رخصتی کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ زہرا، فروا، مریم اور سکینہ وغیرہ نے ہارون گردیزی کو دیکھتے ہی اس کی شاندار پرسنالٹی کو خوب سراہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے چچا سائیں کے ہمراہ کھڑا اس وقت نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، وہ سبھی اسے دیکھتی رہ گئیں، یہاں تک کہ ماں جی نے بھی اپنے داماد کو دل ہی دل میں بے حد سراہا تھا۔ مگر کیا فائدہ اس سب کا؟ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بلیک مرسیڈیز میں بیٹھا اور دلہن کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا۔ ہارون، یہ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر اسے بازو پر ڈالتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جب زینی آپا کی آواز نے اچانک اس کے قدم روک دیے تھے۔ اسے سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے گردن موڑ کر ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑی زینی آپا کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں؟ اور کہاں؟ اس نے کافی لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ کیا بیڈ روم میں؟ مگر تم بھلا بیڈ روم میں کیسے جا سکتے ہو؟ وہاں تو… وہ کہتے کہتے یکدم خاموش سی ہو گئیں، اور گھبراہٹ ان کے پورے چہرے سے جھلکنے لگی، کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وہ شہربانوں کو ہارون کے بیڈ روم میں بٹھا کر کتنی بڑی اور کتنی سنگین غلطی کر چکے ہیں۔ وہاں کون ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا تھا۔ وہ شہربانوں۔ زینی آپا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہارون کو کیسے ہینڈل کریں۔ کون شہربانوں؟ اس نے پھر سوال کیا تھا۔ وہ جس کے ساتھ تمہاری آج شادی ہوئی ہے۔ زینی آپا کو مجبوراً کہنا ہی پڑا، کیونکہ اور کوئی جواب بھی تو نہیں تھا، اور انہیں کیا پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ جس کے ساتھ میری آج شادی ہوئی ہے، پھر وہ تو میری بیوی ہوئی نا، میری منکوہا۔ اس لحاظ سے میرا اپنے بیڈ روم میں جانا کچھ غلط بات تو نہیں۔ آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ پلٹ کر سیڑھیاں اتر آیا تھا۔ لیکن ہارون، تم نہیں جا سکتے، اس کا اختیار نہیں۔ عجیب بات ہے زینی آپا، گھر میرا ہے، بیڈ روم میرا ہے، بیوی میری ہے، اور مجھے اختیار نہیں، یہ بھلا کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس نے کافی غمگین اور حیرانی کا اظہار کیا تھا۔ ہارون، تم جانتے تو ہو یہ شادی ایک رسم ادا کرنے کے لیے ہوئی ہے، یہ ویسا رشتہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ تمہارا شہربانوں پہ کوئی حق نہیں، وہ اپنے باپ اور دادا کی رسم کے مطابق صدقہ کی گئی ہے۔
زینی آپا کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا ہارون کو سمجھانا، کیونکہ وہ ان کی ہر بات، ہر جواز میں نقص نکال رہا تھا اور اپنی دلیلیں دے رہا تھا۔ ایک انسان کی قربانی، ایک انسانی صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا جو بڑی اماں کے مرشد سائیں لے رہے ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے انسان کی قربانی کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہوتے، اور پھر ہر سال ہر انسان کو اپنے پیارے اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتے۔ کچھ سوچئے زینی آپا، پیر فرید حسین کے خاندان میں یہ رسم نہیں، ظلم ہو رہا ہے، اور میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے یہ شادی اسی لیے کی ہے کہ ان کی اس رسم کو مٹایا جا سکے۔ سو پلیز ہیلپ می۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، گڈ نائٹ، کل ملاقات ہوگی۔ وہ نرمی سے کہتا زینی آپا کا کندھا تھپک کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، لیکن زینی آپا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے جا کر بڑی اماں اور چچا سائیں زمان گردیزی کے سروں پر بم پھوڑ دیا تھا۔ بڑی اماں نے تو 72 سے اپنا سینہ پیٹ لیا تھا، جبکہ زمان گردیزی اور ان کی بیوی اپنی اپنی جگہ پر ساکت سے ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ البتہ رحمان گردیزی نے ذرا کم ہی نوٹس لیا تھا۔ ہارون گردیزی کی تایا زاد بہن زینی آپا اسے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس بیڈ روم میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بیڈ روم کس کا ہے، اسی لیے اس بیڈ روم کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی آرام گاہ سمجھ کر دن بھر کی اکڑی ہوئی کمر کو ریلیکس کرنے کی غرض سے ذرا نیم دراز ہو گئی تھی، اور زینی آپا کا انتظار کرنے لگی تھی جو اسے تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر گئی تھی، لیکن پھر آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی نہیں آئی تھی۔ اب شہربانوں کو اپنے بناؤ سنگھار سے کوفت ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ زینی آپا کا انتظار کرتے کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ رکھی تصویر کی سمت اٹھ گئی تھی۔ اس نے ہارون گردیزی کو ٹھیک طرح سے دیکھا تو نہیں تھا، مگر رخصتی کے دوران ایک سرسری سی نظر تو اس پر پڑی تھی، اس لیے پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ تصویر ہارون گردیزی کی ہے، اور بے ساختہ وہ اس خوبصورت فریم میں سجی ہارون گردیزی کی متاثر کن پرسنالٹی کو دیکھے گئی، اور ساتھ میں یہ احساس بھی ہو گیا کہ یہ کمرہ ہارون گردیزی ہی کا ہے۔ وہ شہربانوں کو رخصت کروا کر حویلی لے جانے کے بجائے اپنے شہر والے گھر میں لے کر آیا تھا۔ البتہ حویلی جانے کے لیے اس کے کیا ارادے تھے ابھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ شہربانوں نے کھڑے کھڑے پورے کمرے کا جائزہ لے ڈالا تھا، اور اس دوران وہ چلتی ہوئی کمروں کے بیچوں بیچ آ کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک سے ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ بھی کھل گیا تھا۔ آنے والے کے قدموں کی آہٹ ابھری تھی۔ شہربانوں نے گھبرا کر رخ موڑ لیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اندر آنے والا مرد ہے، کوئی عورت نہیں۔ تقریباً 3-4 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دروازہ دوبارہ بند ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ہارون نے اپنا کوٹ بیڈ پر ڈالتے ہوئے اپنی نئی نویلی اجنبی دلہن کو سلام کیا، جو اس کی سمت پشت کیے کھڑی تھی۔ آپ کون؟ وہ گھبرائی ہوئی بولی تھی، جس سب کی ساری زندگی منسوب ہو چکی ہے۔ وہ سکون سے کہتا اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ رہا تھا۔ مگر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بے شک شہربانو بہت نازک اور خاموش طبع تھی، مگر ایسی حرکت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ذرا ترشی سے بولی، اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ اس نے اپنا والیٹ اور موبائل نکال کر وہ بھی سائڈ پر ڈال دیے تھے۔ شہربانو اس کے سوال پر ٹھٹک گئی تھی، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گئی۔ اس سے اپنا دفاع کرنا تھا۔ میں یہاں مہمان ہوں، وہ مضبوطی سے بولی تھی۔ حالانکہ میں آپ کو مالک سمجھ رہا ہوں، کیونکہ یہ گھر آپ کا ہے، یہ کمرہ آپ کا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ میں بھی آپ کا ہوں۔ پھر آپ مہمان کیسے ہو گئی؟ وہ دلچسپی سے کہتا ہے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ جہاں شہربانوں کا رنگ فق ہوا تھا، وہیں ہارون گردیزی کی نگاہیں بھی ایسی دلکشی پہ اپنی ذات بھلا بیٹھی تھیں۔ کتنے ہی لمحے ہارون کی نظروں کی نظر ہو گئے تھے، لیکن شہربانوں کی بدحواسی نے یکدم اس کی یہ سحر زدہ سی کیفیت خاک میں ملا ڈالی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر دروازے کی سمت لپکی تھی اور اسے تیزی سے ہینڈل گھما کر لاک کھولنے کی ناکام کوشش کی تھی، کیونکہ وہ لاک کے ساتھ ساتھ بولٹ بھی چڑھایا تھا۔ یہ بھاگنے دوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لیں، ہارون نے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ شہربانو ڈری سہمی کھڑی تھی، اس کے قریب آنے سے تھوڑی اور دور ہٹ گئی۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، آپ یہاں سے چلے جائیں یا مجھے جانے دیں۔ شہربانو نے بہت سی ہمت مجتمع کرتے جواب دیا، ورنہ تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور دودھیا پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ دل کی دھڑکنیں اسی طرح دھڑدھڑا رہی تھیں جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو، اور یہ دستک ذرا فاصلے پر کھڑے ہارون گردیزی کو بھی بآسانی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ میری بات نہیں سننا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں سے چلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دونوں نے اب یہاں ہی رہنا ہے، آج بھی، کل بھی، اور آئندہ ساری زندگی بھی۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کو ایک دن کے لیے نہیں، اپنی پوری زندگی کے لیے اپنا ہمسفر بنا کر لایا ہوں۔ اب میں اچھا ہوں یا برا ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، اور آپ اچھی ہیں یا بری، میں بھی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔
बेशक मैं आपको जानता नहीं था, मैंने आपको देखा नहीं था और ना ही आपको चाहा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जानने लगा, देखने लगा तो फिर चाहने भी लगूंगा। बहुत जल्द मुझे आपसे मोहब्बत भी हो जाएगी, क्योंकि मोहब्बत के आसार तो मुझे अभी से नजर आने लगे हैं। मेरा दिल मोहब्बत पे माइल सा लग रहा है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बड़ी दिलकशी से कहता अपने पूरे इस्तेहकाक से शहरबानो का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर चुका था। हारून गर्देजी की कुर्बत की तपे से शहरबानो का जिस्म नहीं, रूह भी जल उठी थी। वो उसे अपने मजबूत बाजू के हल्के में लेकर बेड तक ले आया था। प्लीज हारून। हारून ने जैसे ही उसकी चूड़ियां उतारी वो जैसे होश में आ गई थी। ज्वेलरी तो आपने उतारनी ही है, अभी या थोड़ी देर बाद, उसने बेनियाजी से कहा। आप मेरी इजाजत और मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वो एकदम अपना हाथ छुड़ाकर दूर हट गई थी। मैं बहुत चाहता था कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती ना करूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज ज़बरदस्ती किए बगैर गुजारा नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे हक में नज़र नहीं आ रही। वो बेड से खड़ा हो गया था। आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा आपसे हमेशा का रिश्ता नहीं है, वो सख्ती से बोली। उसने बड़ी हिम्मत से अपने आप को संभाला था। ओके, फर्ज कर लेते हैं कि हमारा रिश्ता हमेशा का नहीं, लेकिन एक रात का तो है ना। उससे शहरबानो का चेहरा ऊंचा करते हुए उसकी आंखों में देखकर काफी जुमाइने लहजे में कहा था। लेकिन मैं आपके साथ नहीं। शहरबानो ने कुछ कहने के लिए रब खोले ही थे कि हारून ने उसके होंठों पर हाथ रखकर खामोश करा दिया था। देखिए मोहतरमा शहरबानो, मैं इस वक्त आपकी सब बातें सुन भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं। मुझे आपकी कैफियत का अंदाजा बखूबी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं कि मैं कभी किसी की हक तलफी नहीं करता और ना ही अपना हक तलफ होने देता हूँ। लिहाजा आप ये भूल जाएं कि मैं आपको पराई अमानत, किसी का सदका या फिर शजरे ममनुआ समझकर छोड़ दूंगा। आप पर मेरा पूरा पूरा हक है और मैं अपना हर हक वसूल करूंगा, चाहे ज़बरदस्ती करना पड़े, चाहे आपकी रजा से, क्योंकि आप हर तरह से मुझ पर हलाल हो चुकी हैं। वो बहुत ही नपे-तुले अल्फाज में कहता शहरबानो को बहुत कुछ बावर करवा चुका था। वो अपनी जगह पे जूं की तूं खड़ी रह गई और वो उसके होठों से हाथ हटाकर कपड़े चेंज करने चला गया था। वापस आया तो वो अभी तक वहीं की वहीं थी। उसने जीरो पावर का बल्ब जलाकर बेडरूम की तमाम लाइट्स ऑफ कर डाली थी और शहरबानो का हाथ थामकर अपने पास ले आया था। आई एम सॉरी शहरबानो, मैं इस तरह कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरह एक परिंदे को अपने पास रखने के लिए उसके पर काटना जरूरी होता है, इसी तरह अपने साथ रखने के लिए भी तुम्हें अपने साथ रखने के लिए भी ये सब बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें सर तपा अपनी जात, अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएं। हारून उसकी सारी ज्वेलरी उतार चुका था और शहरबानो के आंसू बेख्तियार हो गए थे। उसने हर मुमकिन तरीके से हारून को बाज रखने की कोशिश की थी। कितनी बार टूटे फूटे से बेरब्त अल्फाज में उसे रोकना चाहा था, मगर वो जो ठान चुका था उससे बाज कैसे आ जाता। शहरबानो की सिसकियां उसके मजबूत कुशादा सीने में दब के रह गई थी और वो कुछ भी न कर सकी थी उसकी मजबूत गिरफ्त के सामने। वो तो अपनी मनमानी कर चुका था, लेकिन सुबह पूरी हवेली में जैसे सफे मातम बिछी हुई थी। बड़ी अम्मा का बीपी हाई हो चुका था। जुमान गर्देजी गुस्से की हालत में थे, जबकि अम्मा साइंस, जैनी आपा, राबिया फुप्पो और ताई अम्मा चुप चुप और खफा खफा सी दिखाई दे रही थी। क्या आज नाश्ता नहीं मिलेगा? उसने जैनी आपा को देखकर कहा। शायद वो हारून से कुछ कहती, लेकिन रहमान गर्देजी के इशारे पर खामोशी से हारून के लिए नाश्ता लेने चली गई। कैसी तबीयत है साहबजादे? रहमान गर्देजी ने अखबार फैलाते हुए संजीदगी से सवाल किया था। आपकी दुआएं हैं चाचा साईं। वो कुर्सी घसीट कर उनके मुकाबले बैठ गया था। और हमारी बहू कैसी है? बहुत अच्छी है, उसने शरारत भरे अंदाज में कहकर अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की, लेकिन चाचा साईं उसकी शरारत की सरशारी भांप चुके थे। अब क्या इरादा है? मैं उसे जैनी आपा और ताई माँ के साथ गांव भेज रहा हूँ। जैनी आपा नाश्ता रख के गई तो उसने अपनी बात शुरू की। और तुम खुद? मैं बाद में चला जाऊंगा। वो नाश्ते के दौरान बातें भी कर रहे थे। मुर्शिद साईं से क्या कहोगे? थोड़ी देर तक तो वो लोग शहरबानों के लेने के लिए आते होंगे। बस आप मेरे हक में दुआ करें, मैं सब संभाल लूंगा। दोनों चचा भतीजा ही बहुत रिलैक्स थे, जैसे उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। ठीक है, फिर तुम इन लोगों को भेजने की तैयारी करो, हम तब तक अम्मा साईं की खैरियत मालूम करते हैं। वो अखबार समेट कर उठ खड़े हुए। इतने में हारून भी नाश्ता कर चुका था। जैनी आपा, उसने ड्राइंग रूम के सिमत जाती जैनी आपा को आवाज दी, जो उम्र में हारून से पूरा 1 साल छोटी थी, लेकिन हारून और बाकी कजन्स उनके सुगड़ापे, बुर्दबारी और मिजाज की वजह से उन्हें जैनी आपा कहते थे, वरना कजन्स में सबसे बड़ा हारून ही था। जी फरमाइए, वो खफगी का इजहार कर रही थी। अगर आपको जहमत ना हो तो मोहतरमा शहरबानों को भी नाश्ता करवा दीजिए,
क्योंकि मेरे ख्याल में उन्होंने रात से कुछ नहीं खाया। वो बड़े सुकून से कहता नैपकिन से हाथ पोंछकर खड़ा हो गया था, और ज़ैनी आपा को एकदम शहरबानो का ख्याल आते ही अपनी कोताही का दोबारा से एहसास हुआ था। एक गलती उन्होंने रात को की थी, उसे हारून के बेडरूम में छोड़कर, और एक गलती अभी अभी की थी कि सुबह से उसकी कोई खैर खबर ही न ली थी। हारून से खफगी का इजहार करते करते वो शहरबानो को ही भूल बैठी थी, जो इस घर में बिल्कुल अनजान थी, ना समझ और अकेली थी। हाय मैं मर जावा, वो अपने सर पर हाथ मारती फौरन सीढ़ियों की सिमत भागी थी, और हारून उनकी ये बौखलाहट देखता रह गया था। ज़ैनी आपा अधखुले दरवाजे को धकेलती उजरत पे अंदर दाखिल हुई। शहरबानो, शहरबानो तुम ठीक तो हो? उन्होंने शहरबानो को किसी बुत की तरह बैकग्राउंड से टेक लगाए देखा तो मजीद घबरा गई। शहरबानो बोलो ना, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है। ज़ैनी आपा ने उसके करीब बैठकर उसका चेहरा थपका तो उनकी सोच की महवियत टूट गई, और वो अगले ही पल ज़ैनी आपा के गले लग के फूट फूट के रो पड़ी थी। शहरबानो अपने आप को संभालो, तुम्हारी किस्मत पे हारून का साथ शायद इसी तरह लिखा था, वरना तुम्हारी शादी कहीं और भी तो हो सकती थी। वो शहरबानो को समझाने की कोशिश करने लगी। हमारे साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड किया है आपके घर वालों ने और आपके भाई ने। वो रोते रोते उनसे अलग हो गई थी। तुम शायद यकीन नहीं करोगी शहरबानो, घर वालों का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये फैसला सरासर हारून का अपना फैसला था। बड़ी अम्मा, चचा साईं और चची अम्मी को तो पता भी नहीं था। वो तो रात को मैंने जाकर बताया था कि हारून अपना इरादा, अपनी नीयत बदल चुका है, वरना कल तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। बड़ी अम्मा के फैसले पर राजी था। अचानक पता नहीं कैसे और क्यों ये सब सोच लिया। ज़ैनी आपा ने सबकी तरफ से सफाई पेश की थी। बहुत बुरा हुआ है ये सब। अब्बा सही और चचा सही कभी माफ नहीं करेंगे आप लोगों को, वो रोते हुए बोली थी। ज़ैनी आपा जज्बुस सी हो रही थी कि उससे भला और क्या कहे। अस्सलाम वालेकुम। अचानक दरवाजे पर दस्तक के बाद जानी पहचानी सी आवाज उभरी। जहरा आपी, शहरबानो बेताबी से पुकारी और बेड से उठकर उनके गले लग गई। जहरा के पीछे चची बेगम भी थी। आराम से शहरबानो, आराम से, इस तरह पागल क्यों हो रही हो? अभी रात को ही तो मिले थे हम। जरा ने उसे मुस्कुराकर अपने से अलग किया था, लेकिन उसके खुले स्याह घने नम बाल, धुला धुलाया सा सरापा, सुख रोई रोई सी आंखें और उसके जिस्म से उड़ती किसी और जिस्म की महक ने चौंका के रख दिया था। ज़ैनी आपा उन लोगों से कुछ भी कहे बगैर बाहर निकल गई थी। शहरबानो ये सब, जहरा का इशारा उसके सरापे, उसकी हालत की तरफ था। हारून गर्देजी ने धोखा किया है हमारे साथ, आप ही उसने मुझे दागदार कर डाला है। वो बिलक बिलक कर रोती सब बता रही थी, और चची बेगम धक से रह गई। अलबत्ता जहरा ने दिल ही दिल में एक नारा लगाया था, याहू। उसका दिल चाहा वो हारून गर्देजी का कंधा थपक कर उसे इस कारनामे पर शाबाशी दे और फूलों का हार पहनाए, जो रस्म आज तक बेजुबान जानवरों की तरह उनका हर मुरीद निभाता आया था। वो रस्म हारून गर्देजी ने अपनी मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए एक रात में तोड़ डाली थी। जहरा बहुत खुश हुई थी। वो बार बार शहरबानो को शरारती नजरों से परख रही थी, छेड़ रही थी, जबकि चची बेगम मामले की संगीनी का सोचकर ही काम गई थी। उनके साथ शहरबानो को लेने के लिए सैयद सिराज हुसैन आए हुए थे।